नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अरागची की मुलाकात जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके मुलाकात ओमान के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अल बुसैदी से हुई और उसके बाद बुसैदी साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कंट्रोल को लेकर ईरान और ओमान के बीच में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और इसके नतीजे जल्द आएंगे। क्या बात हुई है, किस थीम पर बात हो रही है, अभी वहां बहुत क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बातचीत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। नंबर एक। नंबर दो, आसिम मुनीर और पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो दोनों लोग पाकिस्तान लौट आए हैं। उनकी ईरान में जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ा कयास यह है कि शायद मुनीर के थ्रू, आसिम मुनीर के थ्रू अमेरिका ने ईरान को कुछ मैसेज भिजवाया था। एक मैसेज यह बताया जा रहा है इसमें कि अमेरिका ने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाती है तो अमेरिका न केवल अपना ब्लॉकेड हटा लेगा बल्कि साथ में जो सैंक्शन है ईरान के ऊपर वो भी हटा लेगा। अभी तो नए सैंक्शन लगाए गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह प्रपोजल आसिम मुनीर के थ्रू भेजा गया था। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान बजिद है इस बात पर कि जब तक अमेरिका बातचीत के टेबल पर जो कुछ पहले तय हो गया था, खास तौर पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो कुछ तय हो गया था उस पर लौटेगा नहीं, तब तक कोई और बात नहीं हो सकती है। पहले वो उन शर्तों को माने, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी खुलेगा और आगे बातचीत भी होगी। अब आसिम मुनीर की एग्जैक्टली क्या बात हुई है, मक्का पैक्ट को लेकर क्या बात हुई है, अमेरिका का कौन सा मैसेज लेकर गए हैं, ये हम नहीं जानते, लेकिन कई इंपॉर्टेंट बयान आए हैं। जैसे कतर का बयान आया है। कतर का बहुत साफ ये कहना है कि अमेरिका ने जो सैंक्शन ईरान के ऊपर लगाए हैं वो यूनिलैटरल सैंक्शन है, अकेले अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस हैं, उनको मानना सबके लिए जरूरी नहीं है। ये भी नोट रखिएगा, इस पर भी बात करूंगा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। एनबीसी न्यूज जो अमेरिका का ही एक न्यूज आउटलेट है, उसने एक रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को अल मायदीन ने भी रिप्रोड्यूस किया है। उस रिपोर्ट में उसका कहना है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन जो अटैक हुए हैं उससे वेस्ट एशिया में यानी कि खाड़ी के अंदर अमेरिका के जो खुफिया ठिकाने हैं और जो उसका सर्विलांस सिस्टम है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एनबीसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नुकसान अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को आज तक हुए सबसे बड़े नुकसानों में से एक है, जिसकी मरम्मत में अरबों डॉलर खर्च हो जाएंगे और कई साल लग जाएंगे। एनबीसी न्यूज ने अप्रैल में एक और रिपोर्ट की थी जिसमें उसने बताया था कि ईरान ने 7 देशों में मौजूद कम से कम 11 अमरीकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा जगहों को निशाना बनाया था। इसमें कतर, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इराक और सऊदी अरबिया शामिल है। जो अमेरिका एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट है उसका मानना है कि केवल इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत में ही 5 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो सकता है। यह तो वो नुकसान है जो उन इलाकों और उन ठिकानों के नुकसान से हुआ जो अमेरिकी बेसेस अलग अलग मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में थे। इसके अलावा हथियारों का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान और सबसे ज्यादा जो उनके पास मिसाइलें थी, एयर डिफेंस मिसाइलें थी, उनका नुकसान हुआ है, जिसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान जानता है कि अगर जंग दोबारा शुरू होगी तो अमेरिका का भी उतना ही जबरदस्त नुकसान होगा। इसके अलावा ऑयल मार्केट को उसने चोक किया हुआ है, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज का भी लगातार नुकसान हो रहा है। पहले भी खबर आई थी कि मिडिल ईस्ट कंट्री जिस बात से नाराज हैं कि अमेरिका ने उनका सारा बिजनेस नष्ट कर दिया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सबका नुकसान हो रहा है, ट्रंप का नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिका की जो ऑयल कंपनियां हैं उनके पास अब तक का सबसे ज्यादा तेल इकट्ठा हो गया है क्योंकि वेनेजुएला को लूट लिया गया है। रशिया से तेल वर्ल्ड में जा नहीं पा रहा, मिडिल ईस्ट से तेल जा नहीं पा रहा, तो अमेरिका तेल बेच रहा है। शेयर मार्केट में जो अमेरिकन ऑयल कंपनियां हैं वो लगातार प्रॉफिट कमा रही हैं और इन अमेरिकी ऑयल कंपनियों में ट्रंप की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। लेकिन अब इस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक सेनेटर हैं अमेरिका के वान हॉलन का बयान आया है कि ईरानी जंग के बहाने ट्रंप पैसे बना रहा है। अब देखिए, ट्रंप है बिजनेसमैन और जिनके लहू में तिजारत होती है, जिनके खून में व्यापार होता है, वो हर मामले में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं।
तो अमेरिका के एक बड़े हिस्से का मानना है कि शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करके, ऑयल मार्केट को कंट्रोल करके दरअसल ट्रंप पैसे कमा रहा है, इसीलिए ईरान का वार खत्म नहीं कर रहा है। और यह बहस भी सामने आई है। अगर यह बहस आगे बढ़ती है और ज्यादा बड़ी होती है तो मिड टर्म इलेक्शन में एक मुद्दा बन सकती है और ट्रंप को बड़ा नुकसान हो सकता है। ट्रंप का बयान आया कि ईरान की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपनी आर्मी को पेमेंट नहीं कर पा रहा है। एक और बयान आया जिसमें उसने कहा कि ईरान में बहुत सारे लोगों को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि ईरान का कोई सैनिक उनके पास शिकायत करने नहीं गया कि आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो। ईरान की इकोनॉमी बुरी कंडीशन में है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन वो बुरी कंडीशन सिर्फ इसलिए है कि पिछले 47 ईयर्स से आपने उसके ऊपर लगातार सैंक्शन लगाए हैं, उसको अपना बिजनेस नहीं करने दिया है, उसको सामान खरीदने नहीं दिया है, उसको सामान अपना बेचने नहीं दिया है। लेकिन इन 47 सालों में सारे सैंक्शन के बावजूद जो आयतुल्लाह रजीम है, क्या वो कमजोर हुई है? नहीं हुई है। तो अभी भी अगर और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगे हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं तो इससे आयतुल्लाह रजीम कमजोर हो जाएगी, ऐसा मानना बेवकूफी होगी। ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह की रिपोर्टें अमेरिकन अखबारों में आ रही हैं, उससे ट्रंप का बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आई है कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने अपने खुफिया ऑफिसर्स को बुलाया था और साथ में कुछ और लोगों को बुलाया था और उस समय यह पूछा था कि यह हमला करना सही होगा कि नहीं होगा। ट्रंप ने यह कहा था कि नेतन्याहू हमसे कह रहा है कि ईरान इस समय बेहद कमजोर हालात में है और अगर ट्रंप उस पर हमला करके उसका एटॉमिक सब कुछ खत्म कर देता है तो ट्रंप की इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी अमेरिकन के बीच में, जिनके बीच में वो ये दावा कर पाएगा कि मैंने ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया। उस समय जो उनके खुफिया टीम की डायरेक्टर थी तुलसी गबार्ड, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मार दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, तो बहुत मुमकिन है कि ऐसे लोग पावर में आ जाएंगे जो एटॉमिक बम बना ही डालेंगे, रोकेंगे नहीं। यह भी कहा था कि ईरान होर्मुज को रोक सकता है जिससे 20% दुनिया का ट्रेड होता है। तो तुलसी गबार्ड ने सीधे सीधे ईरान पर हमला करने से मना किया था और आप देखते हैं बाद में तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा भी दे दिया, जो ट्रंप की बेहद करीबी थी। अब वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर है। इसका मानी क्या हुआ? इसका मानी बहुत साफ साफ ये हुआ कि अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल और बाकी अखबार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आदमी की वजह से सब गड़बड़ी हुई है। लोगों ने इसको सलाह दी थी कि ईरान के ऊपर अटैक ना करो, फिर भी इसने नेतन्याहू की बातों में आकर ईरान पर अटैक किया, जिसका खामियाजा पूरा अरब वर्ल्ड भुगत रहा है, अमेरिका भुगत रहा है और सारी दुनिया भुगत रही है। ये सारी चीजें मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप के लिए बहुत भारी पड़ सकती हैं और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जैसा कि रूबियो ने बताया कुछ लोगों के बीच में बैठ के कि मिड टर्म से पहले ट्रंप किसी तरह का हमला करने वाला नहीं है। तो नवंबर तक आप ये मान सकते हैं कोई बड़ी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन देखिए, जहां नेतन्याहू इन्वॉल्व है वहां लड़ाई हो सकती है। लड़ाई अगर होती है तो ये ट्रंप के लिए नुकसानदायक होगी, लेकिन नेतन्याहू के लिए फायदेमंद होगी। तो नेतन्याहू के प्रेशर में आकर ट्रंप फिर से कोई भी बेवकूफी कर सकता है। इसके अलावा यह भी मुमकिन है कि आसिम मुनीर जो मैसेज लेके गए हो, बात कुछ आगे बढ़ी हो, ईरान ने कुछ मैसेज आसिम मुनीर को दिया हो और पर्दे के पीछे समझौते की बात हो। एक बार ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर समझौता हो जाए तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका से भी समझौते के रास्ते पर ईरान आगे बढ़े। लेकिन ये हो तो वो हो, वो हो तो ये हो, इसमें ही सारी चीजें उलझी हुई हैं और असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो हमको, आपको, किसी को नहीं पता। हम सब सिर्फ यहां बैठकर या अखबार पढ़कर या रिपोर्ट्स देखकर या बयान सुनकर कयास लगा सकते हैं। हां, जितना कुछ ईरान के बारे में लगातार कवर किया है, देखा है मैंने और आपने भी देखा है कि कयास अक्सर सही साबित हुए हैं। हम तो चाहेंगे कि इस बार भी कयास सही साबित हो, जंग रुके, लेकिन हालात फिलहाल काफी खतरनाक लग रहे हैं। आगे भी जैसे जैसे जो कुछ होगा मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।